हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर बीपीएससी 143 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाइए। सो आपकी कमेंट एंड आपके डिमांड पर मैं लाया हूं आपके लिए बीपीएससी 143 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत में राज्य राजनीति कैसे होते हैं, राज्य राजनीति भारत में वो है। और इनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इनके बारे में ही पता करना है। इतने इनके बारे में जो भी होगा इनके बारे में होगा, राज्य राजनीति। ये है आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके 5 इयर्स के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लिया गया है। 5 इयर्स के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। और ये वीडियो जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए वीडियो और नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं इंस्टा में। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका स्टार्ट है। और स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीवाईक्यू का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उनको दिखाना चाहता हूँ। आपको उससे ये पता चलेगा कि हमारा पैटर्न किस तरह का है, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर एग्जाम 2025। कुछ महीना पहले एग्जाम हुआ है। जून का एग्जाम, इग्नू का एग्जाम 2 बार में होता है, एक जून में एक दिसंबर में। जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लेते हैं जनवरी सेशन में, उनका एग्जाम दिसंबर में होता है। और जो स्टूडेंट्स जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है, जो कि अभी हो भी रहा है। सो दिसंबर एग्जाम 2025 का मैं क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, भारत में राज्य राजनीति, इसका जो एग्जाम होता है 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। और इसके 2 भाग हैं। प्रत्येक भाग में से कम 5 प्रश्न को बनाना है चुनते हुए। मतलब कि भाग अगर 2 भाग है, एक भाग में आपने 2 क्वेश्चन बनाना है तो दूसरे भाग में 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। इस तरह से करते हुए आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। एक क्वेश्चन का अगर आपको जवाब देना है स्टूडेंट 400 वर्ड्स में, मतलब 4 से 5 पेज। अगर आप बड़ा-बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज लिखिएगा, छोटा लिखते हैं तो 4 पेज लिखिएगा। समझ गए? चलो, और हर क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। भाग क में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया, राज्य राजनीति भारत में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों में पहचान की राजनीति के उत्तर आधुनिकतावादी ढांचे पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में संघवाद की कार्य प्रणाली की संक्षेप में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। सभी 20 मार्क्स क्वेश्चन। 4 नंबर में है, भारत में पंचायती राज के लिए संवैधानिक प्रावधानों की संक्षेप में क्या कीजिए स्टूडेंट्स, व्याख्या। खंड क में आपने देख लिया क्वेश्चन। भाग क में, अब भाग ख में देखिए, भारत में राज्य स्वायत्ता और क्षेत्रीय दलों की मुख्य विशेषताओं पर क्या कीजिए, चर्चा। ये भी 20 मार्क्स। 6 नंबर में है, भारतीय राज्यों में विकास के प्रतिमान की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के संबंधों पर क्या कीजिए, चर्चा। और लास्ट क्वेश्चन आपका, नेहरू युद्ध के दौरान भारत में नेतृत्व की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो इस तरह से ये आपके मोस्ट में क्वेश्चन, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2025 के। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सो अब हम लोग मोस्ट में क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका है नोट्स स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो आपके सब्जेक्ट को के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में बन जाता है, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझाऊंगा। बाकी अगर आपने ये 10 क्वेश्चन सही से समझा तो कंप्लीट मैं श्योर हूँ कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने 25-30 क्वेश्चन लिए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। इसीलिए आपको कंप्लीट 10 क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनना है, समझना है। और ये पीडीएफ आपको पहले तो वीडियो को देख लीजिए, पूरा वॉच करिए, समझिए, और लास्ट में आप ये पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। आंसर, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन अलग-अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है ना। अलग-अलग दृष्टिकोण से, अलग-अलग नजरिए से ये सब चीज होता है। राज्य राजनीति है ना, राज्य में राजनीति होती है, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। ये दृष्टिकोण राज्य की राजनीति, सत्ता, प्रशासन और समाज के संबंधों को अलग-अलग तरीके से समझाते हैं। तो चलिए समझते हैं एक-एक करके। पहले
संस्थागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कैसे राजनीतिक होते हैं? तो संस्थागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखिए इस दृष्टिकोण में क्या होता है, राज्य की राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजनीतिक दल और नौकरशाही का अध्ययन किया जाता है। तो संस्थागत दृष्टिकोण में क्या-क्या आ जाएगा? विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजनीतिक दल, नौकरशाही का अध्ययन। इसके ज़रिए राजनीति का अध्ययन किया जाता है, इसके ज़रिए राजनीति की जाती है कि नहीं? इसमें देखा जाता है कि ये जो संस्था है वो कैसे काम करती है और नीति निर्माण में क्या भूमिका निभाती है। समझ गए? दूसरा दृष्टिकोण है आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण। तो इसमें कैसे राजनीति होता है देखिए इस राज्य में, इसमें राजनीति के अकॉर्डिंग जो होता है व्यावहारिक दृष्टिकोण वो नेताओं के द्वारा होता है। नेताओं के द्वारा मतदाताओं और राजनीतिक दलों के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। लोग चुनाव में कैसे वोट देते हैं, राजनीति में उनकी सोच और व्यवहार कैसा है, ये समझा जाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे राजनीति होते हैं भैया चलिए समझिए। इस दृष्टिकोण में अ, राज्य राजनीति वर्ग संघर्ष के अकॉर्डिंग होता है। राजनीति कैसे होता है स्टूडेंट? वर्ग संघर्ष के अकॉर्डिंग होता है। इनके रूप में देखा जाता है। इसमें बताया जाता है कि अमीर और गरीब के बीच शक्ति का असंतुलन राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक? तो इसमें क्या होता है मार्क्सवादी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ग संघर्ष होते हैं अमीर लोग, गरीब लोग, इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि राजनीति होते हैं, जो अमीर हैं उनको ज़्यादा सब चीज़ मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, गरीब के साथ अत्याचार होता है। तो ये सब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताया जाता है। अगला है क्षेत्रीय या फिर संघीय दृष्टिकोण। तो इसमें क्या? इसमें केंद्र और राज्य के संबंधों का क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? अध्ययन और जैसे कि वित्तीय अधिकार, कानून निर्माण, शक्तियों का बँटवारा कैसे होता है ये सब। अगला दृष्टिकोण है विकासात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें देखा जाता है कि राज्य सरकारें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के लिए कैसे काम करती है। इन सभी दृष्टिकोणों से राज्य राजनीति को अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है। इससे हम भारतीय संघीय व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया को की बेहतर समझ मिलती है हमें, है ना? इससे समझ सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना का परीक्षण कीजिए। बहुत सुंदर, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो भारत एक पता है संघात्मक देश है। क्या है? संघात्मक देश है। जहाँ क्या कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यह विभाजन भारत का संविधान के माध्यम से किया गया है। तो ये जो बंटवारा किया गया है संविधान के माध्यम से किया गया है ना, राज्य और केंद्र का बंटवारा, ठीक? और ताकि दोनों स्तरों की जो सरकार है, वो अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र को अलग-अलग बाँट दिया, इसलिए बाँटा ताकि लोग सही से काम करें। बताओ राज्य नहीं हो राज्य में अगर प्रमुख नहीं होता, क्या अकेले सारा काम क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या सँभाल लेता? नहीं ना। तो अलग-अलग राज्य में सब अलग-अलग मुख्यमंत्री है, ठीक है? अलग-अलग मिनिस्टर्स हैं, फिर उन राज्यों में फिर अलग-अलग मिनिस्टर, फिर वहाँ पर अलग मतलब ऐसा सिस्टम अगर ना होगा तो क्या अच्छा से राजनीति हो पाएगा? अच्छा से क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा, है ना? चलो, विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची जो दी गई है, वो उसके अकॉर्डिंग दी गई है और पहला दिया गया है संघ सूची, तो यूनियन लिस्ट। इसमें क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग संघ सूची में इसमें रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, बैंकिंग आदि विषय आते हैं। इन पर केवल केंद्र सरकार का कानून बनती है। यह क्या होता है? केंद्र सरकार का कानून बनाती है, ठीक है? संघीय सूची। दूसरा आता है राज्य सूची, तो इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन आदि शामिल हैं। इन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है? अगला, सामवर्ती सूची, तो इसमें शिक्षा, विवाह, वन आदि विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है। ठीक? उसके बाद आता है प्रशासनिक शक्तियाँ। तो राज्यों को अपने विषय पर प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के मामले में केंद्र का नियंत्रण अधिक होता है ना? मतलब कि कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो केंद्र सरकार के हाथों में सारा काम जाता है कि कहाँ क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। करों का विभाजन भी केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है और कुछ कर केंद्र वसूलता है, कुछ जो टैक्स है वो कौन वसूलता है? केंद्र वसूलता है और कुछ राज्य, जबकि कई मामलों में दोनों को साझा राजस्व मिलता है। अगला
केंद्र का प्रभुत्व। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिल जाती है, जिससे संघीय ढांचा थोड़ा एकात्मक हो जाती है। भारत में सत्ता का बंटवारा संघीय सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे देश की एकता और स्थिरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखते हैं। 3 नंबर में है, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के लिए उत्तरदायी कारकों की क्या कीजिए स्टूडेंट चर्चा। चलिए, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों का मतलब है कि किसी राज्य के अंदर छोटे राज्यों द्वारा अलग प्रशासन, अधिक अधिक अधिकार या फिर कभी-कभी अलग राज्य की मांग करना। इस इन आंदोलन के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। चलिए, सबसे पहला कारण आर्थिक असमानता है। जब किसी राज्य के कुछ क्षेत्र विकास में पीछे रह जाते हैं, जैसे कि रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाएं, तो वहाँ के जो लोग हैं मानते हैं कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। तो इससे क्या होता है, असंतोष बढ़ता है और ये आर्थिक असमानता का कारण। दूसरा कारण है सांस्कृतिक और भाषाई पहचान। तो इसमें ये क्या होता है, भारत में अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, है कि नहीं? जब किसी क्षेत्र के लोग ऐसी सिचुएशन महसूस करते हैं, उनकी संस्कृति या फिर भाषा की अनदेखी हो रही है, तो वे स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं, है ना? तो भाई इस तरह से होता है। अगला है, तीसरा कारण है इसका राजनीति उपेक्षा। क्या? राजनीतिक उपेक्षा। कई बार राज्य सरकारें दूर दराज के क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देती। इससे स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। नेक्स्ट चौथा कारण है प्रशासनिक दूरियां और केंद्रीकरण। जब सत्ता बहुत अधिक विकेंद्रीकृत हो जाती है और स्थानीय लोगों को निर्णय लेने की शक्ति नहीं मिलती है, तो वे अपने अलग-अलग व्यवस्था मांग करते हैं। पांचवा कारण है ऐतिहासिक और जनजातीय पहचान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ क्षेत्रों की अपनी पुरानी पहचान और जनजातीय परंपराएं होती है, जिन्हें वे बचाना चाहते हैं। अतः राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कई बार पार्टियां अपने लाभ के लिए ऐसे आंदोलन को क्या करती है, है ना, बढ़ावा देती है। भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण कीजिए। भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का मतलब है भाषा के आधार पर लोगों का राजनीतिक रूप से संगठित होना और अपनी मांगे रखना। यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा लोगों की पहचान और राजनीति दोनों को प्रभावित करती है। दूसरा, भाषाई राजनीति का एक बड़ा कारण सांस्कृतिक पहचान है। लोग अपनी भाषा को अपनी संस्कृति, परंपरा और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। इसलिए जब उन्हें लगता है कि उनकी भाषा को कम महत्व दिया जा रहा है, तो वो आंदोलन करने लगते हैं। तीसरा है राज्य पुनर्गठन योजना, ये आयोग 1953 में ये स्थापना की गई थी इसकी। तो तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई राज्यों का निर्माण हुआ, जिससे भाषाई राजनीति को और बढ़ावा मिला। इससे लोगों में यह विश्वास बढ़ा कि भाषा के आधार पर मांगे पूरी हो सकती है। चौथा, कई बार भाषाई समूह राजनीतिक दलों के रूप में भी उभरते हैं और अपने क्षेत्रों के विकास और अधिकारों की मांग करते हैं। इससे क्षेत्रीय राजनीति क्या होती है स्टूडेंट्स, मजबूत होती है। पाँचवाँ, कभी-कभी भाषाई राजनीति से संघर्ष और तनाव भी पैदा होता है। जैसे हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषाओं का विवाद। इससे राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौतियाँ भी आती आती है। हालाँकि सकारात्मक पक्ष है कि भाषाई राजनीति ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया और विभिन्न भाषा को क्या किया, सम्मान दिलाया। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में भाषाई समूहों की राजनीति पहचान, विकास और अधिकारों की मांग का परिणाम है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की क्या कीजिए, विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति का अर्थ है विभिन्न जाति, जनजाति और सांस्कृतिक समूहों द्वारा अपनी पहचान, अधिकार और संसाधनों के लिए राजनीतिक भागीदारी करना। यह क्षेत्र अपनी विविधता के कारण
इस प्रकार की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा। इसकी पहली विशेषता जाति विविधता है। पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों में अनेक जनजातियां और समुदाय रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृत और परंपरा क्या है, अलग है। नेक्स्ट है पहचान की राजनीति। यहाँ के कई समूह अपनी सांस्कृतिक और जातीय पहचान को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक आंदोलनों और संगठनों का सहारा लेते हैं। तीसरी विशेषता स्वायत्तता और अलग राज्य की मांग है। कई जनजाति समूहों ने अपने लिए अलग राज्य या फिर स्वायत्त परिषद की मांग की है, जैसे कि बोडो आंदोलन। इन्होंने अपना अलग समय, अलग जगह का मांग किया, अलग राज्य की मांग किया, है ना। नगालिम की मांग आदि। चौथी विशेषता संघर्ष और आंदोलन की प्रवृत्ति। कभी कभी जातीय असंतोष हिंसक आंदोलन और उग्रवादी गतिविधियों में भी बदल जाता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और सुरक्षा की चिंता बढ़ती है। मतलब कभी-कभी ये होता है कि संघर्ष और आंदोलन काम नहीं आता तो भाई ये हिंसक रूप धारण कर लेता है। ठीक है? मारपीट जैसे हो वैसे बनाना, इस तरह से। जैसे कि आप अभी देखते हैं सीजेबी पार्टी, तो ये लोग अपना एक पार्टी बना के एक शांतिपूर्ण पूर्वक डिमांड कर रहा है कि ये जो सरकार है धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार कहते हैं, ये शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, ये हट जाए, इस्तीफा दे दे। लेकिन ये शांतिपूर्ण 4-5 दिन तक लगातार कर रहे हैं। अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये गलत है। जब ये सुनवाई नहीं होगा तो ये कहीं न कहीं हिंसक भी रूप धारण कर सकती है। ठीक है? तो सरकारी नीतियों और शांति समझौतों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार समय-समय पर स्वायत्त परिषद, शांति समझौते और विकास योजनाएँ लागू करती है ताकि स्थिरता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आपके सामने, भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए। चलिए, भारत में जनजातियां देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है, लेकिन इनका वितरण समान नहीं है। इनका अधिकतर संकेंद्रण पहाड़ी, वन क्षेत्र और दूरस्थ इलाकों में पाया जाता है। मध्य भारत क्षेत्र की बात करें इनमें, तो यहाँ जनजाति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं। ठीक है? जनजातीय भाग यहाँ गोंड, भील, संथाल, मुंडा जैसी प्रमुख जनजातियां रहती है। यह क्षेत्र जनजातीय जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग रखता है। अगला है पूर्वोत्तर भारत। इस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या बहुत अधिक है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में कई जनजातियां जैसे कि नागा, मिजो, खासी, गारो आदि निवास करती है। यहाँ जनजातियां सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय है। अगला है दक्षिण भारत। यहाँ जनजातियां मुख्यतः पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में टोडा, कोटा, कुरुम्बा और चेचू जैसी जनजातियां रहती है। अगला है उत्तर और हिमालयी क्षेत्र। तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गद्दी, भोटिया और बकरवाल जैसी जनजातियां पाई जाती है। अगला है द्वीप क्षेत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारावा, ओंगे और सेंटिनली जैसी अत्यंत प्राचीन और अलग-थलग जनजातियां रहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के महत्व का परीक्षण कीजिए। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए लाया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य नगरपालिकाओं और संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना था। इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व है कि इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इससे नगरपालिकाएं अब केवल राज्य सरकार पर निर्भर संस्थान नहीं रही, बल्कि उन्हें संविधान के तहत अधिकार मिले। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण ये होता है जिसमें कोई भी सरकारी कोई भी काम सबके समक्ष होता है। इसमें कोई चोरी-चारी नहीं है, ईमानदारी पूर्वक काम। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक स्थानीय स्तर पर होने लगी। इससे जनता को अपने शहर के विकास में सीधे शामिल होने का अवसर मिला।
तीसरा, इस संशोधन ने शहरी निकायों को 3 भागों में विभाजित किया, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इससे छोटे, माध्यम और बड़े शहरों के अनुसार प्रशासन को व्यवस्थित किया गया। चौथा, इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसमें सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। पांचवा, इस अधिनियम का उद्देश्य नगरपालिकाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देना भी था, ताकि वे अपने विकास कार्य स्वयं कर सके, जैसे सड़क, सफाई, जल आपूर्ति आदि। हालांकि व्यवहार में अभी भी कई नगरपालिकाएं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं और वित्तीय रूप से राज्य सरकार पर निर्भर रहती है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है भैया, 8, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड गठन के लिए आंदोलन की तुलना और अंतर की स्पष्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं झारखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इन तीनों राज्यों का गठन अलग-अलग आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन इनकी प्रकृति और पृष्ठभूमि में समानता के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए क्या समानताएं, क्या अंतर? समानताएं क्या कि तीनों आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नए राज्य का गठन था, ताकि क्षेत्रीय विकास तेजी से हो सके। इन सभी आंदोलनों के पीछे भौगोलिक पिछड़ापन, विकास में असमानता और स्थानीय पहचान की भावना प्रमुख थी। जनता को लगता था कि बड़े राज्यों के भीतर उनके क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा तीनों ही मामले में लोकतांत्रिक आंदोलन, राजनीतिक दबाव और जन समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें अंतर क्या देखने को मिला, देखिए समझिए। डिफरेंस, ये झारखंड आंदोलन मुख्य रूप से जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक अलगाव पर आधारित था। यहाँ मुंडा, संथाल और अन्य जनजातियां अपनी अलग-अलग पहचान और अधिकार चाहती थी। यह आंदोलन लंबे समय तक चला और अधिक अधिक संगठित जनजाति आंदोलन था। छत्तीसगढ़ आंदोलन का अधिकतर प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास पर आधारित था। यहाँ पर भाषा और संस्कृति की बजाय विकास और संसाधनों के बेहतर उपयोग की मांग प्रमुख थी। उत्तराखंड आंदोलन में हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय भौगोलिक कठिनाइयां और रोजगार की कमी मुख्य मुद्दे थे। इसमें महिलाओं और छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी अधिक देखी गई। इन तीनों आंदोलनों का लक्ष्य एक जैसा था, राज्य का निर्माण करना और विकास, लेकिन उस उनके आधार पर अलग-अलग थे। ठीक है, विकास और राज्य के जो सोच थे इनके थोड़ा-थोड़ा अलग थे। झारखंड में जातीय पहचान, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक विकास और उत्तराखंड में भौगोलिक आर्थिक संस्थाएं प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में आंतरिक प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन। चलिए, भारत में आंतरिक प्रवास का मतलब जब लोग एक राज्य या फिर स्थान से दूसरे राज्य, शहर या शहर में देश के अंदर ही रहने के लिए चले जाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से आकर्षण यानी कि पुल और प्रेरण यानी पुश की कारकों में बांटा जा सकता है। कैसे? आर्थिक कारण को देखिए, सबसे बड़ा कारण रोजगार की तलाश है। गांव में काम की कमी होती है, इसलिए लोग शहर में नौकरी, मजदूरी, बेहतर आय के लिए जाते हैं। शहरों में उद्योग, फैक्ट्री और दफ्तर ज्यादा होते हैं। कृषि समस्याएं देखा जाए तो गांव में खेती निर्भरता ज्यादा है। गांव में खेती पर निर्भरता ज्यादा है, लोग ज्यादा खेती पर ध्यान देते हैं, लेकिन जमीन कम, बारिश अनिश्चित और आय कम होती है। इसलिए किसान और मजदूर शहरों की ओर अब पलायन होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर देखा जाए तो अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल शहरों में ज्यादा होते हैं, सही बात है। और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए क्या करते हैं, उसे शहर में बसाते हैं, शहर में भेजते हैं। ठीक है। सामाजिक कारण देखिए, कभी कभी शादी, पारिवारिक कारण या फिर रिश्तेदार के पास जाने के लिए भी लोग स्थान बदल लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी घटनाएं भी लोगों को अपने घर छोड़ने पर क्या करती है, मजबूर कर देती है।
शहरी आकर्षण, शहरों में लोग जीवन सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट और मनोरंजन उपलब्ध होता है इसमें, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास मुख्य रूप से बेहतर जीवन, रोजगार और सुविधाओं की तलाश में होता है। यह प्रक्रिया देश के विकास और शहरीकरण को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बढ़ावा देती है। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1970 से 1980 के दशक में क्या 1970 से 1980 के दशक में दशक के दौरान दलीय प्रणाली की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। चलिए समझते हैं। 1970 से 1980 का समय भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण था समय। इस दौरान देश की दलीय प्रणाली में कई बड़े बदलाव देखने को मिले, जिससे राजनीति और भी जटिल हो गई। सबसे पहले इस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा कमजोर होने लगा। 1967 के बाद कई राज्यों में विपक्षी दलों ने सरकार बनाई और 1977 में पहली बार केंद्र में भी गैर सरकारी सरकार बनी। इससे यह साफ हुआ कि अब एक ही पार्टी का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा। दूसरी बड़ी विशेषता थी राजनीति का उदय का। इसमें कई छोटे और बड़े दल मिलकर सरकार बनाने लगे। 1977 में जनता पार्टी का गठन इसका प्रमुख उदाहरण था। इसमें कई दल एक साथ आए थे। इस दौर में विपक्षी दलों की भूमिका मजबूत हुई। अब विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता अब विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता था, बल्कि सरकार को चुनौती भी देता था और जनता की समस्याएं उठाता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजनीति में विचारधारा की विविधता बढ़ गई। समाजवादी, साम्यवादी, क्षेत्रीय और जाति दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे राजनीति अधिक बहुदलीय हो गई। 1975 के आपातकाल के बाद जनता में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोग अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। इसका असर चुनावों पर भी पड़ा। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों का महत्व तेजी से बढ़ा। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आने लगे और केंद्र राज्य संबंधों पर भी इसका असर पड़ा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखिए 10 क्वेश्चन मैंने ये किया था 10 क्वेश्चंस के बारे में मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दूँगा। तो मैंने कंप्लीट 10 क्वेश्चन समझा दिए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सभी क्वेश्चन आंसर ईज़ी लैंग्वेज में लिए गए हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग पीडीएफ को परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही मज़ा आएगा, ईज़ी लैंग्वेज में समझिएगा। ठीक? तो मैं क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर अगर नहीं पीडीएफ परचेज़ करना तो आप क्या करेंगे? यही तो काम करेंगे। तो पीडीएफ आप लोग परचेज़ नहीं कीजिएगा तो वीडियो को रोक-रोक कर समझिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर क्या करना है? इनके स्वरूप पर संक्षेप में चर्चा करना है और आंसर यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, नेहरू युग के दौरान राजनीतिक नेतृत्व की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है स्टूडेंट्स, भारत में राज्य की राजनीति पर पहचान के प्रभाव की क्या कीजिए व्याख्या। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। इसे पढ़िए, परचेस करने के बाद बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत में राज्य की राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचे का क्या कीजिए परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण भारत में ग्राम सभा की संवैधानिक संरचना और कार्यप्रणाली की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा कीजिए। किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में हाल के क्या घटनाक्रम जो भी हुए हैं वो बताना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, केरल के विकास मॉडल की चर्चा कीजिए। तो केरल में विकास कैसे हो रहे हैं, क्यों इतना तेज हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ सिस्टम तो होंगे जिसके वजह से केरल में इतना विकास देखने को मिलता है। और शिक्षित लोग। तो ये जितने भी हम लोगों ने अभी देखा उन सभी क्वेश्चंस कितने मार्क्स थे स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन आपके थे ऊपर में 20 मार्क्स के, जितना भी हम लोगों ने ऊपर में देखा। अब हम लोग नीचे जो देख रहे हैं वो आपका 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स जब भी पूछे जाएंगे 10 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, विकास का पंजाब मॉडल। विकास का पंजाब मॉडल। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में दलित आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में जातीय राजनीति। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुजरात मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु मॉडल। ये सभी आपको देखने हैं स्टूडेंट, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारत में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति। 9 नंबर में है, LGBTQ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये सभी टिप्पणी का है, ये सब टिप्पणी आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे कोई ना कोई, ठीक है। मंडल आयोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, नव मार्क्सवादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कानून की अवशिष्ट अवशिष्ट शक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है, आनंदपुर साहिब संकल्प। कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस मैंने खोज खोज के आपके लिए लिया है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो इस तरह से ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और आप लोग देखिए पीडीएफ परचेस कर लीजिए, इजीली बहुत अच्छा आसान लगेगा। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले एक बार रिवाइज अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। सोशल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ट्रांसलेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।